तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें काय को दिखाया जाता है जो रोयला का उपचार करने के लिए आया होता है। काय बताता है कि तलवार की ओरा के लगता घाव उपचार करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिससे दोनों भाई थोड़े से परेशान दिखते हैं। काय सोचता है कि यह दोनों हमेशा उसे परेशान करते हैं और अब तो उसे घायल भी कर दिया। काय पिता से अनुरोध करता है कि आप सभी को बाहर जाने को कहे ताकि मैं रोयला का अच्छे से उपचार कर सकूं। अब दोनों भाई कमरे से बाहर चले जाते हैं। इवान लुइस को आवाज लगाता है जो चिंतित में खड़ा था कि रोयला ठीक हो जाएगी कि नहीं। इवान कहता है, क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है कि उसकी शादी नहीं होगी? तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। जैसा उसका स्वभाव है कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करेगा। तभी लुइस बोलता है, तुम गलत हो। उसने मुझसे पूछा था कि अगर वो प्रयास करती है तो क्या मैं उसे पसंद कर पाऊंगा। वह मेरे प्रैक्टिस के वक्त मुझे पानी देने के लिए आई थी क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके थक गया था। लेकिन आप जानते हैं उस वक्त मैं क्या सोच रहा था? लुइस मन में सोचता है कि यह उसकी गलती थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब आई थी। उस वक्त मैंने यह क्यों नहीं सोचा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उसे उस नाम से बुला सकती है। फिर फीमेलिट को याद करता है जो उसे प्यारे भैया कह के बुला रही थी। इवान पूछता है कि जब तुम्हें पता था तो तुमने ऐसा क्यों सोचा? लुइस मन में सोचता है कि क्योंकि वह याद करता है कि दोनों एक ही दिन एक ही समय पर जन्मे थे। बहुत छोटी उम्र में मैं जिस स्तर का और वह उस स्तर का तलवार बन गया था, लेकिन एक छोटा सा अंतर रह गया जिसकी वजह से मैं कभी भी उसके बराबरी नहीं कर पाया। वह डरता था कि हमेशा इवान से पीछे रह जाएगा। मैं इस चिंताजनक भावनाओं से कभी भी दूर नहीं भाग सका। वह याद करता है कि कैसे रोयला ने बताया था कि सेकंड नंबर पे आना भी बुरा नहीं है। तुम दोनों भाई एक साथ कमाल कर लगते हो। मुझे तो तुम्हारे साथ पढ़ रहे तुम्हारे दोस्तों के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम दोनों के होते हुए उनका कोई भी चांस ही नहीं है कि वह फर्स्ट व सेकंड आ सके। लुइस अपने किए पे काफी ज्यादा पछता रहा होता है। इवान उससे आवाज लगाता है। लुइस अपने विचारों से बाहर आता है। इवान जाने लगता है तभी वह रुक जाता है। इवान लुइस के सामने कबूल करता है कि अगर वह भी तुम्हारी जगह होता, जानते हुए भी तलवार उस पर चला देता क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। जिससे लुइस हैरान हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। इवान बोलता है कि लेकिन तुम मुझसे अलग हो लुइस, तुम दूसरों को कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकते हो। तुम मुझसे एक बेहतर इंसान हो और हाँ, चिंता मत करो क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसने हमें बाहर इसलिए निकाला क्योंकि उसके पास उपचार करने का कोई ना कोई तरीका है। फिर इवान वहाँ से चला जाता है। पीछे से लुइस को यह स्वीकारना पड़ता है कि इवान तुम मुझसे काफी ज्यादा बेहतर इंसान हो। अब हमें काय को दिखाया जाता है जो रोयला के घाव को देखता है जिसमें से काली ऊर्जा निकल रही थी। काय बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, घाव गहरा है, साथ ही में कई सारी तलवार की ओर भी अंदर चली गई है। मुझे अपना एक नया उपचार का तरीका उपयोग करना पड़ेगा जो अभी तक मैंने सार्वजनिक नहीं किया है। पिता थोड़े से परेशान होकर पूछते हैं, कहीं इसकी वजह से रोयला को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? इवान आश्वासन देता है कि वह जिस तरीके का इस्तेमाल करने वाला है वह पूरे ट्विन परिवार में सिर्फ मुझे ही आता है। पिता मन में सोचते हैं कि अगर काई जो कह रहा है वह सच है तो हर घाव का उपचार किया जा सकता है। अगर यह बात फैल गई तो हर कोई काई के पीछे पड़ सकते हैं। उसके बावजूद उसने रोयला को बचाने के इस उपचार को उजागर कर दिया जिसे मेरी बेटी काई के साथ सगाई करवा दूँ। ये हम बुरा मैच नहीं होगा। फिर मन में सोचते हैं कि आखिर में यह सब कुछ क्या सोच रहा हूँ। अब काय को दिखाया जाता है जो अपनी उपचार की जादू शक्ति की ऊर्जा की मदद से रोयला के घाव को ठीक कर देता है जिससे उसके गद्दे पर लगा घाव मिट जाता है। पिता काफी ज्यादा खुश होते हैं, उसे धन्यवाद कहते हैं। काय सहजता से जवाब देता है कि कुछ दिनों तक उसके गर्दन की पट्टियां न हटाए वरना वह मुश्किल में पड़ सकता है। पिता मान जाते हैं। काय जाते वक्त सोचता है कि आशा करता हूँ उन दोनों को मेरी चेतावनी समझ में आ गई होगी। अब कैबिन में वह अपना सर पकड़ के बैठा होता है। तभी नौकर पूछता है कि सामान्य उपचार शक्ति से भी तो वह ठीक हो सकती थी, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस पर काई जवाब देता है, अगर घाव रह जाता तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम ले सकते हो? जिस पर नौकर हैरान हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है। काई दोनों जुड़वाओं को परेशान होता है। वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि वह दोनों हमेशा रोयला को परेशान करते हैं। तभी नौकर पूछता है कि क्या आप लेडी रोयला के प्रति कोई भी भावनाएं रखते हैं? काय मना कर देता है और बताता है कि वह सिर्फ उसका बचपन का दोष है और कुछ भी नहीं। काय मन में सोचता है, उसे ठीक होने में 7 दिन लग जाएंगे। मैं उसे उस वक्त मिलने जाऊंगा तो क्या मिल पाऊंगा? ये सोच के वो खुश हो रहा होता है। अब हमें इवान को दिखाया जाता है जो फीमेल के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। वह चिंतित था। वो सोचता है कि 3 दिन हो गए लेकिन वो अभी तक जागी क्यों नहीं है।
क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? अरे मैं एक कर क्या रहा हूँ, आखिर मुझे उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? तभी फीमेल लीड के कराने की आवाज़ आती है। वह काफ़ी ज़्यादा दर्द में होते हैं तो जल्दी से अंदर चला जाता है। वह फीमेल लीड को उठाने की कोशिश करता है। फीमेल लीड सपने में चिल्ला रही होती है कि वह मरना नहीं चाहती है और अपनी माँ को याद करती है, जिससे कई हैरान हो जाता है। फीमेल लीड के शांत होने के बाद इवान वहाँ से जाने लगता है। तभी वह इवान का कंधा पकड़ के उसे रुकने को कहती है तो इवान वहीं पे फीमेल लीड के पास बैठ जाता है। अब सुबह हो जाती है, फीमेल जाग जाती है। दोनों मेड परेशान खड़ी होती है। वह काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वह काई के उपचार की तारीफें करती है, जिसकी वजह से वह ठीक हो गई। फीमेल अपनी गर्दन पर पट्टियों की वजह से सपना आया था, यह सोच कर थोड़ी सी परेशान होती है। तभी उसे सामने की ओर रखी खुशी को देख के याद आता है कि शायद कोई उसके पास था, लेकिन कौन? तभी मेड पूछते हैं कि क्या आप ठीक है? फीमेल हाँ कहती है। मन में सोचते हैं कि शायद यह पिताजी हो सकते हैं और दोनों मेड को पिताजी को बता देने को कहते हैं कि वह जाग गई है। दोनों मेड भी मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब फीमेल अपना स्टेटस देखती है। वह हैरान हो जाती है क्योंकि मैजिक का स्तर 5 से बढ़ गया होता है। वह हंसने लगती है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी सिस्टम मिशन दे देता है कि उसे लुइस से तलवारबाजी सीखनी होगी। फीमेल उस पर चिल्लाती है, अरे मैं अभी अभी मौत के मुँह से बाहर निकली हूँ, मुझे क्या तुम आराम भी नहीं करने दोगे? लेकिन सिस्टम कहाँ सुनने वाला था। वह फिर से टाइमर लगा देता है। फीमेल को लगता है कि सिस्टम उसे कभी भी सांस लेने का समय भी नहीं देने वाला है। और फीमेल लूज के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। वह दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता है। फिर जोर जोर से दरवाजे पे हाथ मारती है कि लुइस मैं हूँ, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। फीमेल के हाथ लाल पड़ जाते हैं। समय सीमा भी तेजी से कम हो रही थी। फीमेल बच्चों की तरह दरवाजे पे लगातार मारने लगती है। लुइस मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तभी नौकर आ जाता है। फीमेल उसके पास चिल्लाते हुए जाती है और पूछती है, एंजल क्या सच में लुइस अपने कमरे में ही है ना? नौकर बताता है कि माफ कीजिएगा माई लेडी, जब से आप उनके हाथों से घायल हुई है तब से उन्होंने कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। समय सीमा काफ़ी तेजी से कम हो रही थी। तभी फीमेल के एक योजना बनाती है। वह नौकर को भी उसमें शामिल कर लेती है। फिर शुरू होते एक कमाल की एक्टिंग। अरे नहीं मेरी गर्दन, वह बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है। आवाज़ सुन के लुइस उठ जाता है। बाहर दोनों की नौटंकी शुरू होती है। लुइस जल्दी से दरवाज़ा खोल के रोयला का नाम चिल्लाता है, लेकिन उसका पॉपट हो जाता है। फीमेल खुशी से कहती है, अरे मेरे प्यार भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कमरे के अंदर चली जाती है और वहाँ की चीज़ें देखने लगती है। और फीमेल लुइस का अपेक्षा लेवल बढ़ा देख के काफ़ी हैरान होती है और लुइस से कहती है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। जब मैं जागी तब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? फिर फीमेल एक लंबा सौदा लेक्चर सुनाती है। लुइस उससे माफ़ी मांगता है, उसकी वजह से उसकी वहाँ हालत हो गई थी। वह उसका जिम्मेदार खुद को मानता है। फीमेल मन में सोचती है, अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन लगता है यह कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। लेकिन अभी भी लुइस एक प्यारी उदास पपी की तरह बैठा होता है, जिसे सोच के वह काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। फीमेल उसका हाथ पकड़ के उसे समझाती है कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वह अच्छे से जानता ही है कि तुम कभी भी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुँचाओगे। फिर फीमेल अपनी गर्दन की पट्टियाँ हटा के उसे अपनी गर्दन दिखाती है, जहाँ पे कोई भी घाव नहीं था। वह काय की उपचार तकनीक की तारीफ करती है। तभी वह देखती है कि लुइस की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। वह खुश होता है कि फीमेल ठीक हो गई है। अब जब लुइस मानता है कि उसकी गलती थी, तो फीमेल उस पर एक उपकार करने की मांग करती है। लुइस हैरानी से पूछता है कि कौन सा उपकार? फीमेल प्यार से बताती है कि वह तलवारबाजी सीखना चाहती है, जिससे लुइस के दोस्त से अफेक्शन लेवल बढ़ जाते हैं। लुइस बोलता है कि तुम इवन से भी सीख सकती हो, वह मुझसे बेहतर है। फीमेल चमकती आंखों के साथ बोलती है कि वह सिर्फ लुइस से सीखना चाहती है, जिससे लुइस का अफेक्शन लेवल 3 से बढ़ जाता है। फीमेल मन में सोचती है कि लुइस को प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी वह समय सीमा देखती है। लुइस तलवारबाजी सिखाने से मना न कर दे, इसलिए वह रोने वाली शक्ल बना के बोलती है कि हर कोई बात करता है कि उसे हाउस क्लेमेट की बेटी को तलवारबाजी चलाना नहीं आता है। लुइस हैरानी से पूछता है, यह किसने कहा? फीमेल बताती है कि मैं जानती हूँ मेरे पास माना नहीं है, लेकिन मुझे तलवारबाजी के बेसिक तो सीखने ही चाहिए। लुइस कुछ भी नहीं बोल पाता है। फीमेल उसे तलवारबाजी का टीचर बनने को कहती है। अब लुइस कुछ देर सोचने के बाद मान जाता है, जिससे फीमेल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिससे फीमेल मिशन पूरा हो जाता है। वह खुशी से लुइस को गले लगा लेती है। फिर वह अपने कमरे
फिर वह अपने कमरे की ओर जा रही थी। उसे इनाम में ब्लैक स्टेल पोर्शन मिला होता है। वह अगले मिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती है। तभी उसे ईवान दिख जाता है जो ट्रेनिंग को पूरा करके आ रहा होता है। वह ईवान को बड़ा अपेक्षा लेवल देख के सोचती है कि आखिर यह 7 टका कब बढ़ गया। फैमिली खुशी से ईवान से पूछती है क्या वह उसकी चिंता कर रहा था। ईवान मना कर देता है जिससे फैमिली हैरान हो जाती है। अब ईवान उससे बोलता है कि शायद तुम्हें इससे अच्छा सबक मिला होगा। तुम्हें अब पता चल गया होगा कि तुम इस परिवार के लायक नहीं हो। जब तुम बिस्तर पर पड़ी थी तब काफ़ी ज़्यादा शांति थी, लेकिन लगता ही तुमने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। यह सुनते ही फैमिली हैरान हो जाती है। इवान बोलना शुरू रखता है कि तुम पहले ही परेशानी खड़ी करती थी और अब भी आज भी परेशानी खड़ी कर रही हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ कि अपना जीवन शांति से जीवो, क्योंकि जिस दिन तुमने परिवार का नाम खराब किया उस दिन मैं तुम्हारी तलवार से गर्दन काट दूंगा। इवान फीमेल के पास से जाते हुए बोलता है, इसलिए घर में सुबह की तरह चुपचाप पड़ी रहो। अब फीमेल को इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वह सोचती है कि उसे पता भी नहीं है कि मैं जीवन जीने के लिए कितनी मेहनत करी हो। मैं अब और नहीं सह सकती कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ना कहने की कि वह मेरी गर्दन काट देगा। वह इवान को जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाती है। वह इवान को आवाज़ लगाती है। फीमेल उससे बोलती है कि इस परिवार के मैं लायक हूँ या नहीं, लेकिन इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं हमेशा रोयला किले में ही रहूँगी। आपकी सलाह की कोई भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। इससे इवान हैरान हो जाता है। फीमेल बोलती है कि अगर आपको मुझे देखने से परेशानी होती है तो आप खुद ही घर क्यों नहीं छोड़ देते। जिससे इवान कुछ बोलने वाला था, लेकिन फीमेल जोर से चिल्लाती है, लेकिन हम परिवार है, जिससे इवान कुछ भी नहीं बोल पाता है। अब फीमेल अपने पिछले जन्मों को याद करती है कि किस तरह वह हर रोज बाहर खेलते हुए बच्चों को देखती थी। उसे अपने कमजोर शरीर पर काफ़ी ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी जो वह करना चाहती थी। सिर्फ मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा उसके पास कोई भी और रास्ता नहीं था। शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह जीवन जीना कितना ज़्यादा दुखदाई से भरा हुआ है। और प्रेजेंट में फीमेल ईवान से बोलती है कि मैं अपनी खामियां अच्छे से जानती हूँ। मैं वो सब कुछ करेगी जो मैं करना चाहती हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए याद रखिएगा, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। और हाँ, अंत में मैं आपको भी अपने जैसा बना दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर इवान हैरान हो जाता है और फीमेल लीड के एक चमकते मुस्कुराहट के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।